जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों? आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जनन से एक हम नर जनन तंत्र लेकर आए हैं दोस्तों। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और नर जनन तंत्र के बारे में इस चैप्टर से पढ़कर हमको जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों आइए हम नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्लास 10th के हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो इसका सवाल चित्र बनाने के माध्यम से आता है कि कोई फिगर बनाइए, और कभी कभी इसका फिगर बनाकर वर्णन करने के बारे में आता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तो हम फिगर बना लिए हैं, इसका हम फिगर बन चुका है, इसका वर्णन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम केवल आपको चित्र बनाना बताएंगे से किस तरह से हम इसका बढ़िया चित्र बना सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मनुष्य के नर जनन तंत्र में हम वृषण से स्टार्ट करते हैं। वृषण जो दोस्तों होता है वह जिसको टेस्टी कहते हैं अंग्रेजी में, यह मनुष्य के शरीर के बाहर शीशन के नीचे दो जोड़ी पाए जाते हैं, या शरीर से बाहर पाए जाते हैं, न कि शरीर के अंदर पाए जाते हैं। यह वृषण जोड़ी में पाए जाते हैं, यानी कि दो दो वृषण पाए जाते हैं। यह वृषण जो होता है दोस्तों, यह एक पेशीय थैली वृषण कोश के अंदर बंद होता है। किस थैली? पेशीय थैली वृषण कोश के अंदर बंद होता है दोस्तों। यह जो है, यह जो थैली है, यह ब्लैक वाला है, इसी का नाम है वृषण कोश। और इसके अंदर जो यह पार्ट है, यह पार्ट है, इसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? यही है वृषण। तो वृषण होता है दोस्तों, यह वृषण कोश के अंदर बंद होता है। और मनुष्य में वृषण यानी कि टेस्टी यानी कि दो जोड़ा पाया, मतलब कि दो पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ा पाए जाते हैं। और यह शीशन के नीचे अवस्थित होता है थोड़ा। अब दोस्तों एक सवाल यह है कि यह वृषण जो होता है वह शरीर के बाहर क्यों पाया जाता है दोस्तों? इसका मेन कारण है कि वृषण में ही शुक्राणु का उत्पादन होता है, यानी कि शुक्राणु वृषण में ही उत्पन्न होते हैं। और शुक्राणु के उत्पन्न के लिए वृषण का जो टेम्परेचर होता है वह मनुष्य के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। यानी कि मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मनुष्य का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे 2-3 डिग्री सेल्सियस यानी कि 35 डिग्री या 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए वृषण का टेम्परेचर, तभी यह इसमें शुक्राणु उत्पन्न हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो जाएगा। ऐसे शरीर के अंदर यदि रहता है तो जितना मनुष्य का टेम्परेचर होगा उतना इसका वृषण का भी टेम्परेचर होगा। यानी कि 37 डिग्री मनुष्य का टेम्परेचर होगा तो वृषण का टेम्परेचर 37 डिग्री होगा। तो इस कारण वहां पर शुक्राणु उत्पन्न नहीं हो पाएगा। जब शुक्राणु उत्पन्न नहीं हो पाएगा तो लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर यानी कि इस वृषण को शरीर से बाहर रखा जाता है। आपको सवाल पूछेगा कि वृषण को मनुष्य के शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है, तो आप स्पष्ट रूप से कर सकते हैं कि वृषण को मनुष्य के शरीर से बाहर इसलिए रखा जाता है क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वृषण का टेम्परेचर यानी कि तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तभी उसी अवस्था में शुक्राणु का उत्पादन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसका टेम्परेचर कम होने के कारण, कम रहने के लिए इसको शरीर से बाहर रखा जाता है दोस्तों। अब वृषण के मुख्य रूप से दो कार्य है। वृषण को मुख्य रूप से दो कार्य है कि पहला कार्य इसका शुक्राणु का उत्पादन करना, यानी कि शुक्राणु जो उत्पन्न होता है उसको बनाना या शुक्राणु बनाना या उत्पन्न करना। और दूसरा होता है नर जनन कोशिका यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। आपको पूछिएगा वृषण के कितने कार्य होते हैं दोस्तों, तो वृषण के दो कार्य होते हैं। एक होता है इसमें नर जनन कोशिकाएं पाई जाती है, जो नर जनन कोशिकाएं क्या करती है, एक नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, और दूसरा वृषण का उत्पादन। इसका दो काम है। अब हम पता करते हैं कि नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव कब होता है। तो मनुष्य में दोस्तों नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्राव होने की अवस्था है 15 से 18 वर्ष की अवस्था में। मनुष्यों में नर में यानी कि 15 से 18 वर्ष की अवस्था में यह नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होने लगता है। अब टेस्टोस्टेरोन स्रावित होने लगता है तो इसका प्रभाव हमें दिखने लगता है। टेस्टोस्टेरोन जब भी स्रावित होगा तो द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का निकलना इत्यादि लक्षण हमें प्रकट होने लगते हैं। यानी कि यह केवल टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स होता है, उसी के स्राव के कारण होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ बनते हैं, कहाँ स्रावित होते हैं, तो यह वृषण से स्रावित होते हैं दोस्तों, जहां पर शुक्राणु का उत्पन्न होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम टेस्टी के बारे में समझ गए। तो यहाँ पर शुक्राणु उत्पन्न हुआ है वह संचित होता है एक जगह, स्टोर होता है। स्टोर होता है जिस भाग को, उस भाग को हम अधिवृषण कहते हैं। यह जो पार्ट देख रहे हैं यही अधिवृषण है, और यह ऐसे करके यह वृषण है। तो यहाँ पर हार्मोन शुक्राणु का क्या होता है, उत्पादन होता है इसमें, और इसमें स्टोर होता है। और यहां से यह एक कुंडलित नलिका, यह जो देख रहे हैं इसके भांति से यहां करके यह ऐसे आता है और पुनः यह मूत्र मार्ग से यानी कि निकल जाता है। तो आपको पूछेगा
कि शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है। स्टोर कहाँ रहता है, तो अधिवृषण में रहता है। और किस पाइप के माध्यम से जाता है, जिस पाइप के थैली मतलब मांसल थैली होता है, उस पाइप से कुंडलित थोड़ा टेढ़ा हुआ जिस पाइप से जाता है रास्ते से, उस रास्ते का नाम है शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी। तो यहाँ शुक्राणु बना, यहाँ स्टोर हुआ और यहां से जाना प्रारंभ करता है। जिस रास्ते से जाना प्रारंभ करता है उसी को हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। तो दोस्तों यहां से ऐसे बना और शुक्राणु यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे यहां से ऐसे जाएगा शुक्राणु, ऐसे जाएगा। यह मान लीजिए दोस्तों अब यह शुक्राणु जा रहा है ऐसे करके। अब यहां पर आएगा तो एक बात समझ, अब शुक्राणु के बारे में समझ। तो शुक्राणु दोस्तों 1 mm चौपट्टी में देखिए स्केल्स में एक तरफ लिखा रहेगा 1 mm। 1 mm के 100वें भाग के बराबर होता है शुक्राणु की लंबाई, यानी कि 1 mm के बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिसको अपने की आंखों से नहीं देख। शुक्राणु जो होता है दोस्तों वह 1 mm के 100वें भाग के बराबर होता है, यानी कि बहुत छोटा होता है, उसको अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। शुक्राणु के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है शीर्ष भाग, जैसे मान लीजिए शुक्राणु की फिगर ऐसे होता है, ऐसे होता है, जिसको यह बीच में थोड़ा मोटा रहेगा, ऐसे ऐसे होता है शुक्राणु। एक होता है यह शीर्ष भाग, एक होता है मध्य भाग और एक होता है पुच्छ भाग। दोस्तों शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, जिससे मध्य भाग में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर समझे हम कि शुक्राणु यहाँ से उत्पन्न होता है, यहाँ वृषण में अधिवृषण में स्टोर रहता है, और यहाँ से पश्च कुंडलित नलिका होती है जिसके माध्यम से शुक्राणु गमन करता है, इसको हम कहते हैं शुक्रवाहिनी। अब दोस्तों जब यहाँ पर आता है तो एक शुक्राशय पाया जाता है, यह शुक्राशय। शुक्राशय के काम होता है एक शुक्राशय द्रव यानी कि श्वेत शुक्राशय द्रव का स्राव करती है। यहाँ से जो द्रव स्राव होगा, यहाँ से शुक्राशय द्रव, यहाँ से जो क्या कहते सॉरी इसको वृषण से जो उत्पन्न हुआ शुक्राणु, वह दोनों मिलकर एक वीर्य का निर्माण करती है, दोनों मिलकर, यानी कि शुक्राणु प्लस शुक्राशय द्रव, शुक्राशय द्रव, यह दोनों मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। क्या करता है, वीर्य का निर्माण करता है दोस्तों। यानी कि यह शुक्राणु इधर से जा रहा है, यहां से शुक्राशय दिख रहा है, यह शुक्राशय एक श्वेत शुक्राशय द्रव का स्राव करती है और यह शुक्राणु के साथ मिलकर यह वीर्य बनाता है। वीर्य जो दोस्तों होता है वह अर्ध तरल पदार्थ होता है वीर्य, और इसमें थोड़ा सा गंध भी होता है दोस्तों। तो यहां से यह वीर्य मिलकर यहां से ऐसे डायरेक्ट यह ऐसे मूत्रमार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों जब हम शुक्राशय पढ़ लेते हैं तो हमारे पास आता है यह प्रोस्टेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो दोस्तों होता है यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि भी प्रोटेस्ट द्रव का स्राव करती है, जो एक क्षारीय पदार्थ होता है, और यह भी क्या करता है, इसके साथ मिल जाता है। यहाँ से जो स्राव होता है, ये जो दोनों प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ से मिल जाता है, यह भी इसके साथ मिल जाता है। इसका मेन काम होता है यह जो मूत्र मार्ग होता है उसकी अम्लीयता को दूर करना, यानी कि उसकी अम्लीयता को उदासीन कर देता है। आपको पता है कि अम्ल को उदासीन क्षार करता है और क्षार को उदासीन अम्ल करता है। तो इसलिए इस प्रोस्टेट ग्रंथि से जो द्रव का स्राव होता है, प्रोटेस्ट द्रव का स्राव होता है, वह थोड़ा सफेद होता है और यह क्षारीय होता है। तो इस मार्ग में जो अम्लीयता थी उसको यह उदासीन कर देगा। क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। इसको प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव होता है वह क्षारीय होता है, तो उदासीन करने काम करता है। वह मनुष्य के मूत्र मार्ग के और महिलाओं को योनि के जो अम्लीयता होता है उसको उदासीन करने का कार्य करता है दोस्तों। तो प्रोस्टेट ग्रंथि समझ गए, शुक्राशय द्रव का स्राव होता है जो कि सफेद होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है। और प्रोटेस्ट ग्रंथि से भी प्रोटेस्ट द्रव का स्राव होता है जो कि क्षारीय होता है, जो कि मनुष्य के मूत्र मार्ग के और नर के मूत्र मार्ग के और महिलाओं के योनि की अम्लीयता को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है दोस्तों। एक और ग्रंथि होता है जो कि प्रोटेस्ट ग्रंथि के नीचे पाया जाता है दोस्तों, कॉपर ग्रंथि होता है। कॉपर ग्रंथि से एक पदार्थ का स्राव होता है सफेद, जिसका काम होता है स्नेह की, यानी कि उस पर जो शुक्राणु होते हैं, ये द्रव होता है, फिसलन करता है, उस पर फिसल जाता है। कॉपर ग्रंथि से जो पदार्थ निकलते हैं वो सफेद होते हैं और श्वेत होते हैं, सफेद यानी कि श्वेत ही होते हैं, और स्नेहक होते हैं, एकदम चिकना होते हैं, जिससे होकर यह पदार्थ का स्रावित होता है और निकल जाता है दोस्तों। अब हम आगे यहाँ पर शीशन पर, यहाँ से क्या करता है, यहाँ से शुक्राणु निकल जाता है, ऐसे करता है। अब शीशन जो होता है यह मनुष्य का बाहरी जनन अंग कहलाता है। शीशन जो कि शीशन के अंदर मूत्र मार्ग होता है। शीशन के 2 कार्य होता है, एक कार्य होता है मूत्र का श्रवण करना, यानी कि मूत्र को स्रावित करना, और दूसरा होता है वीर्य का श्रवण करना, यानी कि शुक्राणु को बाहर निकालना। यानी कि इसका मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। क्या कार्य होता है, एक तो शुक्राणु को बाहर निकालना,
वीड के माध्यम से, वीड के साथ जो शुक्राणु, शुक्राशय द्रव और शुक्राणु जो होता है इसको वीड कहिए तब या शुक्राणु। और दूसरा होता है मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। शीशन के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। और यहां से देखिए यह ब्लैडर है, यह जो मूत्र नलिका है, जो कि आपने उत्सर्जन में पढ़ा होगा दोस्तों, उत्सर्जन में पढ़ा होगा कि किडनी से यानी कि दोनों किडनी से एक पाइप निकलता है जिसको हम मूत्र वाहिनी कहते हैं, यह मूत्र नलिका है। और यहाँ पर ब्लेडर में आकर यह जमा होती है और समय समय पर इसका त्याग होता है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से मूत्र मारी, यह ब्लेडर है, मूत्राशय है जहां पर मूत्र स्टोर रहता है। यहाँ देखिए किडनी है दोस्तों, इसको टेस्टी बोलते हैं। टेस्टी में क्या स्टोर, अधिवृषण में क्या स्टोर रहता है, तो शुक्राणु स्टोर रहता है। लेकिन यहाँ मूत्र स्टोर रहता है दोस्तों, मूत्र वाहिनी है, ब्लेडर है। और यह किडनी से आती है मूत्र वाहिनी, यहाँ पर मूत्र स्टोर रहता है। और यह मूत्र मार्ग है, यहां से मूत्र प्रारंभ होता है ऐसे। और दोनों एक ही मूत्र मार्ग से, शुक्राणु या वीड कहिए तब और यह मूत्र एक ही मूत्र मार्ग से आता है। यानी कि शीशन के दो ठो कार्य होता है, वीड कहिए तब या शुक्राणु का श्रवण करना, बाहर निकालना शरीर से, और दूसरा मूत्र का शरीर से बाहर निकालना। शीशन के दो कार्य होते हैं। अब जो दोस्तों देखते हैं कि यह शीशन के बाहर यह जो है, यह एक स्पंजी ऊतक पाया जाता है। यह एक स्पंजी है, स्तर लेयर्स पाए जाते हैं जिसमें ब्लड को जमा हो जाने से, रक्त को जमा हो जाने से यह जो शीशन होता है कठोर हो जाता है। शीशन क्या हो जाता है, स्पंजी जो स्तर है इसमें, इस स्पंजी स्तर में रक्त को भर जाने के बाद यह शीशन कठोर हो जाता है दोस्तों। अब शीशन के अग्रभाग के बारे में पता करेंगे तो यह थोड़ा फूला हुआ भाग है, यह क्या थोड़ा फूला हुआ भाग है। इस भाग को हम कहते हैं ग्लांस। क्या कहते हैं, ग्लांस। और इस पर एक दोहरी परत वाली झिल्ली पाई जाती है जिसको हम प्रीव्यूस कहते हैं। यह वाली झिल्ली प्रीव्यूस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फूली हुई आकृति पाई जाती है, फूला हुआ, इसको हम ग्लांस कहते हैं। यह जो है, यह दोहरी झिल्ली वाली जो परत है उसको हम प्रीव्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीव्यूस कहते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसके सारे भाग को आप समझ गए हैं। यहाँ वृषण कहाँ बनते हैं, वृषण का उत्पादन कहाँ होता है, शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो वृषण में। स्टोर कहाँ होता है, संचित कहाँ रहता है, तो अधिवृषण में। और वहां से कुंडलित नलिका, जिस नलिका के माध्यम से जाती है उसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ऐसे ऐसे घूम कर जाती है, जो कि ब्लेडर के पास होकर यह गुजरती है। और आगे आकर क्या है, शुक्राशय। तो शुक्राशय द्रव का स्राव करेगी। और शुक्राशय द्रव जो कि श्वेत होता है, यह शुक्राणु से मिलकर, शुक्राशय द्रव शुक्राणु से मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। पुनः यह आगे जाकर यह मूत्र मार्ग से होकर शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद यह प्रोस्टेट ग्रंथि से क्षारीय द्रव का स्राव होता है, जो कि यह भी श्वेत होता है। यह क्या कर देता है, पुरुष के मूत्र मार्ग और महिला की योनि की अम्लीयता को उदासीन कर देता है, यानी कि उसको दूर कर देता है, उदासीन कर देता है। इस ग्रंथि के नीचे, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे भी कॉपर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे एक श्वेत पदार्थ, यानी कि क्या उसको कहते हैं, श्वेत पदार्थ और स्नेहक यानी कि फिसलनदार होता है, वो भी यहाँ से आकर वीड के साथ मिल जाता है और वह क्या कर देता है, फिसलन का कार्य करता है दोस्तों। शीशन के बारे में बता ही दिए हैं। शीशन में लेयर्स पाए जाते हैं, स्तर्स पाए जाते हैं, जिसमें रक्त भर जाने से वो कठोर हो जाता है। और शीशन के दो मुख्य कार्य है, मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, और वीड कहिए तब या शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालना। यहाँ मूत्राशय, जो कि हम किडनी में चैप्टर में पढ़ चुके थे ब्रीक में, कि यहाँ पर मूत्र जमा होता है, स्टोर होता है मूत्र नलिका से, और यहाँ से बार बार त्याग होता है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर हम नर जनन तंत्र जो हमारा है, नर जनन तंत्र, इसका हम विस्तार रूप से अध्ययन कर ले दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।